राधे राधे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी 2022-23 जो 23 जनवरी में एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का सेट लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स का। और इसमें पूरे 20 क्वेश्चन प्रॉपर तमीज के साथ, प्रॉपर तहजीब के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको एसएससी जीडी वालों किस तरीके से सॉल्व करने हैं एग्जाम में, इन बातों का विशेष ध्यान रखकर, और साथ के साथ आपको स्पीड कितनी देनी है किसी क्वेश्चन पर और कितना टाइम देना है किसी क्वेश्चन पर, इन सभी बातों पे डिस्कस करते हुए पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप भी उन क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व कर रहे होंगे, और साथ के साथ हर क्वेश्चन का आंसर अगर आप पहले निकालते हैं तो उसका आंसर कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हमें लगता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा पा रहे हैं, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स डे बाय डे लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, जो कि आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी की 10/1/2023 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। उस सेकंड शिफ्ट के पेपर को लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने पहले करा दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अभी हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पोर्शन की, जिसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे, प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न से ही सॉल्व करेंगे और एग्जाम के पैटर्न से ही प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, और टाइम एंड वर्क से पहला क्वेश्चन है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और अर्जुन और रोहन 38 दिनों में कर सकते हैं, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी आपने टाइम एंड वर्क क्लास में पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ए और बी मिलकर दोनों इतने दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर इतने दिनों में करते हैं, सी और ए मिलकर इतने दिनों में करते हैं। और उस सवाल का फॉर्मेट जैसे ही दिमाग में आ जाएगा तो आपको ये पूरे नाम नहीं लिखने हैं, कोशिश कीजिएगा कि इनको आधे तरीके से लिखा जाए। सोनल और अर्जुन तो एस और ए बोलिए, ठीक है, और ऐसे ही 57 दिनों में कर रहे हैं ये, तो 57 दिन लिख लीजिए। अर्जुन और रोहन, तो भैया अर्जुन ए और रोहन आर, ए और आर दोनों मिलकर इसको 38 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद रोहन और सोनल, तो आर और एस, ये भी 38 दिनों में ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क का सीधा कॉन्सेप्ट है, आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेते हो 57 38 का 19 3 2 6 19 6 के 114। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 114 आ गया। 57 का डिवाइड 114 में कर दीजिए 2 बार, 38 से ये 3 बार, और 38 से फिर से ये 3 बार। अब ये पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, यहां तीनों से काम करवाना है तो तीनों की कार्य क्षमता ले लीजिए। अब मैं अगर इन कार्य क्षमताओं को जोड़ता हूं तो कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन ये 8 3 लोगों की नहीं है, 8 में सोनल और अर्जुन, अर्जुन और रोहन, और रोहन और सोनल, ये 6 लोग इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। 6 लोग मतलब कि 2 बार सोनल आ रही है, 2 बार अर्जुन आ रहा है, और 2 बार रोहन आ रहा है, और इनको मिलाकर कुल कार्य क्षमता 8 बन रही है। तो इन तीनों की जो होगी एक बार में, वो कितनी होगी, 4 होगी। भाई 2 का डिवाइड कर दो 8 में, 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां पर 4 हो जाएगी तीनों की, और मुझे करने 114 काम है। कितने काम है, 114। तो 114 में 4 का डिवाइड कर दो भाई, कि 4 के हिसाब से करने हैं मुझे 114 काम। कितने दिन में करूंगा मैं, तो 28.5 दिन में कर लूंगा मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28.5 हो जाएगा। अब यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको ये तीनों का तो समझ में आ गया होगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या करता है कि अगर इस बार लेवल बढ़ाने का उसका मन हुआ तो इस बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसी कॉन्सेप्ट से, तो पूछेगा कि अकेले सोनल कितने दिनों में करेगी, या अकेला अर्जुन कितने दिन में करेगा, या अकेला रोहन कितने दिन में करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता है कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4। अगर अकेले सोनल की चाहिए मुझे, अकेले सोनल की चाहिए, तो तीनों में से किसको माइनस कर दो, अर्जुन और रोहन को। अर्जुन और रोहन की कितनी है भैया, 3। तो अगर 3 माइनस कर दूंगा तो सोनल की हो गई 1, सोनल की 1 हो गई, तो 1 का भाग 114 में कर दीजिएगा, अकेले सोनल के दिन निकल कर आ जाएंगे 114 दिन। ऐसे ही अकेले अर्जुन का पूछ रहा होता
तो अकेले अर्जुन की कार्य क्षमता चाहिए मुझे, तो सोनल और रोहन को माइनस कर दो। तो सोनल और रोहन की कितनी है? 3। तो यहां से अर्जुन की अकेले की भी कार्य क्षमता कितनी आती? 1। 3 4 में से माइनस होते तो 1 आ जाती। यहां से आप इस तरीके से अर्जुन की भी निकाल सकते हो, अगेन रोहन की भी निकाल सकते हो, सोनल और अर्जुन को माइनस करके, 2 माइनस करके। तो 2 माइनस करते हो 4 में से, तो 2 बचेगी अर्जुन के लिए और रोहन के लिए, और 2 का डिवाइड 114 में कर दोगे तो 57 दिनों में अकेला रोहन कर लेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी ये अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये ट्रेन्स का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक पड़ता है आपका ट्रेन्स, जिसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। और यहां पर विशेष बात ध्यान रखने की क्या होती है कि जब भी आपको लंबाई नहीं, यानी कि जो भी आपको दूरी नहीं मिले, उस केस में आपको क्या पकड़ना है? लंबाई पकड़नी है। लंबाई रेलगाड़ी की हो या लंबाई पुल की हो, अगर रेलगाड़ी पार कर रही है तो वो लंबाई एज अ डिस्टेंस काउंट होगी, मतलब दूरी का काम करेगी। और कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो भाई मुझे अच्छे से पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, बस इसी को फॉलो करना है मुझे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। अब लंबाई किसका काम करेगी? दूरी का। तो चाल बोल रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दे रखी है मीटर में, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। यहां सबसे जरूरी बात जो है याद रखने की, ध्यान में रखने की, वो ये है कि आपको मात्रक चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे? मात्रक। आपके यूनिट चेंज होने चाहिए, सेम सिस्टम का यूनिट होना चाहिए। तो किलोमीटर, मीटर, मीटर, भाई इन दोनों को सेम कर लो। कैसे सेम करोगे? तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो यहां 5/18 से गुणा कर दिया, ये हो गई चाल। अब दूरी भैया, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और साथ के साथ पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई मान लो L, और वो पुल की लंबाई ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पुल की लंबाई L और टाइम कितना लग गया इसको? 18 सेकेंड। अब 18 से 18 कट गया होगा, 60 पंजे कितने हो गए? 300। 300 में से 120 माइनस करने आ जाओ भाई, तो 300 माइनस 120 करोगे, इधर L बच जाएगा, 180 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना समय देना है बस इस सवाल को। ठीक है, और बहुत प्यारा सवाल है, मुझे बताइए क्या ही करने को मिला हमें इसमें। सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी पैटर्न के साथ आपको एग्जाम में भी करना है, जिससे आपको समय कम लगे और आप तमीज के साथ कर पाए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक टेबल फैन को रुपए 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। ठीक है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब देखो उधर, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, पहले वाले एसपी को पकड़ो, 2827.06। अब इतने रुपए में बेचा तो मुझे लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो मेरा जो सीपी रहा होगा वो इससे कम रहा होगा। अरे हाँ या ना? अब इससे कम रहा होगा तो आप इसको इधर ऐसे लिखिए कि भैया ये बड़ा रहा होगा, तो 2827.06 ये विक्रय मूल्य रहा, सीपी कम रहा। अब की बार मैंने बेची इसको 2230 रुपए में। अब 2230 में बेचता हूं तो मुझे हानि होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भैया हानि हो रही है, तो ये नंबर सीपी से कम रही होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य अगर बड़ा है, कम की खरीद रहे हो, ज्यादा की बेच रहे हो तो मुझे लाभ होगा, ज्यादा की खरीद रहे हो और कम की बेच रहे हो तो मुझे हानि होगी। बेसिक फंडा है इस बात का, है ना? अब बेसिक फंडा तो उसको फॉलो कर लो। तो यहां से ये बोलता है 14% लाभ अधिक प्राप्त होता है ना? लाभ जो है वो हानि से 14%। अब 14% का क्या मतलब होता है? 14% का मतलब हो गया भाई 14/100। ठीक है, 2 से काट दो, 7/50। इसका मतलब क्या है कि अगर हानि 50 की हो रही है, हानि कितने की हो रही है? 50 की, तो 50 से 7 अधिक प्रॉफिट हो रहा होगा। 50 से 7 अधिक प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 57 का। कितने का हो रहा है? 57 का। मुझे बताइए मैंने भी क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने भी 14% को पकड़ा है। किसको पकड़ा है? 14% इस वाले को पकड़ा है ना, जो हानि से
14% लाभ ज्यादा है, इसको पकड़ा मैंने और उसको सॉल्व किया, 7/50 आया। 50 अगर हानि है उससे 7 प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो अब देखो उधर करना क्या है, इससे ये कितना ज्यादा 50, इससे ये कितना ज्यादा 57, तो सही मायने में कितना ज्यादा हो गया 107। इससे ये कितना ज्यादा है 597.06। भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, 597.06। अभी यहां पर 107 की वैल्यू 597.06 आ चुकी है। यहां हानि निकाल लो या लाभ निकाल लो, भाई इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, हानि को या लाभ को, किसी एक को पकड़ लो। तो मैं भैया हानि पकड़ लेता हूं, 50 की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां कैलकुलेशन आसान रहेगी, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी। अब क्या करना है आपको कि 597.06 अपॉन 107 इंटू 50, ठीक है। अब इससे इसको काटोगे तो 7 के केस में 8 बारी, तो ये तो इकाई का अंक तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना है भाई कि 597, तो लगभग 100 का डिवाइड जो गया होगा वो 5 बार गया होगा, तो 5, ठीक है। अब कितने हो गए होंगे 735 हो गए होंगे। अब 107 के आधे कितने होते हैं 107 के आधे होते हैं लगभग 53, तो 135 और 53 कितने होते हैं लगभग 87। तो यहाँ पर 55 यानी कि 5.58 टाइम्स अप्रोक्सन आपका डिवाइड गया होगा। तो 5.58 इतने टाइम्स डिवाइड गया होगा, तो भाई 5.58 का मल्टीप्लाई अब किस में कर दो 50 में, इस 50 में मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 250, 25, 275, 275 और 20, 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 279, 279, तो 279। अब मेरी जो हानि है वो कितने रुपए की आ गई 279 की। अब देखो उधर सवाल टफ नहीं था, सवाल में उसने थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ डाल दी, और टफ कैलकुलेशन की वजह से क्या है कि हम निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे छोड़ देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगता नजर आएगा। लेकिन एक आध क्वेश्चन होता है जो टाइम टेकिंग होता है। और मैं आपको समझा दूं कि आप जीडी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको हिंदी लगभग 6-7 मिनट में करना सीखना होगा, 20 क्वेश्चन 6-7 मिनट में ही आपको जीएस करना सीखना होगा। 8 मान के चलिए 8-8 मिनट लेते हैं, 16 मिनट हो गए। 60 में से 16 मिनट अगर हम माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 44 मिनट बचे होंगे। 44 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से भी करेंगे तो भी हमारे पास 4 मिनट बच जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप भी थोड़ा सा स्पीड पर काम करें, कैलकुलेशन पर काम करें, और यहां से आइडिया लेना सीखें यूनिट डिजिट के सहारे, ठीक है। मैं तो पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर की पिछली वीडियो में बता चुका हूं ये सारी बातें, आप उसको देखिए तमीज से। अब 2230 में मैंने बेची, मुझे 279 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया। तो भाई मैंने खरीदी कितने की होगी, ज्यादा की खरीदी होगी, तो 279 और 2230 को जोड़ दीजिए, तो 2200, 200, 2400, 2509 कितना हो चुका होगा 2509। अब मेरा सीपी हो गया भाई 2509, ठीक है भाई, सीपी कितना हो गया 2509। अब मुझे क्या चाहिए उस पर 14% का लाभ, 14% का लाभ चाहिए, तो मैं कितने परसेंट पर बेचूंगा 114 पर। कितने पर बेचूंगा 114% पर, और अगर परसेंट है तो पौन में 100 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। अब गौर से देखिएगा यहां पर, क्या आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे ना तो टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट का सहारा लो। 9 चौके 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और 100 जब भी डिवाइड करेगा तो सिर्फ दशमलव को आगे पीछे करेगा, पॉइंट लगाने का काम करेगा, क्योंकि भैया 1 का डिवाइड किसी भी संख्या में करोगे वही नंबर आएगा। तो यहां 6, अब यूनिट डिजिट पर 6 किस ऑप्शन पर है हमारे पर, पहले पर। कौन से पर है, पहले पर, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से हमने आंसर निकाला, हमने पूरी संख्या को कैलकुलेट नहीं किया। उम्मीद है कि आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन, तो मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन टफ नहीं था, यहां पर एक डिवाइड उसने टफ करवा दिया। वही वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे भाग जाएंगे, लेकिन भागना नहीं है। एक आध क्वेश्चन में टाइम लगे तो लगाना है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ जाना है, ठीक है। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, ठीक है। रिवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है। अब ध्यान सुनिएगा, 540 रुपया एमआरपी है, और एक एमआरपी पर जो भी है उस पर कितने परसेंट छूट मिल रही है 30% छूट मिल रही है।
तो 540 का 30% हम निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा, 54 तिया 162, कितना हो जाएगा 162, कितना हो गया भाई 162। अब मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि मुझे एक शर्ट पर कितनी छूट मिल रही है, 162 रुपए की। मुझे एक शर्ट पर 162 रुपए की छूट मिल रही है और मुझे छूट चाहिए 810 रुपए की। तो भाई इसका इसमें डिवाइड कर दो, 162 का 810 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। मुझे 162 162 162 162 की छूट चाहिए, हर शर्ट पर 162 की मिलेगी। और मैं भैया 810 रुपए की छूट बनाने के लिए मुझे कितनी शर्ट खरीदनी है, तो 810 को 162 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो मुझे कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी, 5 शर्ट खरीदनी पड़ेंगी। इतना सा था ये क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कितना तगड़ा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन पर समय लगा लेकिन इस क्वेश्चन पर समय नहीं लगा, तो हमारा समय बैलेंस हो चुका होगा और टाइम बैलेंस हो चुका होगा। इससे क्या समझ में आता है कि भाई जितने की जरूरत है उतना समय हम दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन थोड़ा समय ले जाता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा समय बचा देता है हमारे लिए। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चंस पड़े होते हैं आपके एग्जाम में, तो हमें भागना नहीं होता है, बस करना आना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड आनी चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए और काम हो जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, बहुत अच्छी बात है। उसका कुल लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। अभी उसका प्रॉफिट परसेंट चाहिए। अब ध्यान से कोशिश कीजिएगा, मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो वजन होता है, आप ग्राम में बोलते हो 1 किलोग्राम, क्या बोलते हो 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम बोलते हो, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कहते हैं हम। अब 1000 ग्राम, मैंने कहा कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का ही खरीदा। कितने का खरीदा, 1000 ग्राम 1000 रुपए का ही खरीदा। अब 1000 ग्राम के पैसे में लेना चाहता हूं 12% लाभ। तो भैया 1000 का 12% कितना हो गया, 120। अब 120 का प्रॉफिट बनाऊंगा, कितने का बेचूंगा, 1120 का। कितने का बेचूंगा, 1120 का। अब उसके बाद बोलता है लेकिन मैं एक कमी और कर रहा हूं भाई, दुकानदार को, ग्राहक को, क्योंकि बेईमान दुकानदार है कोई जो भी है, ऐसे आप मत कीजिएगा ऐसा काम कि बेईमानी अच्छी नहीं रहती है, आगे चल के भाई बच्चों पे, आपके बुजुर्गों पर या किसी हारी दुखारी में, परेशानी में, परिस्थिति में निकल कर आ जाती है। तो ये ऐसे काम आप न करने की कोशिश करें। और आप एक अच्छी पोस्ट पर जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वहां तो वैसे भी होगी नहीं। चलो भाई, तो 15% कम बांट का उपयोग करता है, तो 1000 की जगह पर 15% कम तौलता होगा, और 1000 का 15% हो गया 150। अब 150 कम तौलेगा तो कितना मिले देगा भाई, 850। अब 850 देगा और 1120 लेगा। 850 देकर 1120 लेता है, तो कितना फायदा किया इसने भाई, तो 150 और 120 270 का, 270 का फायदा हुआ उसको, कितने पर, 850 पर, और इनटू कितना 100। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। ठीक है, 20 इंटू 27 540, 540 में 17 का डिवाइड कर दो। अब 17 का डिवाइड 540 में मैं करता हूं, तो 17 3 51 3। ठीक है भाई, 3 से संबंधित 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पूरा डिवाइड करने से बच सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे बचा जाएगा एग्जाम में अगर बैठे हो तो, क्योंकि तुम पूरा डिवाइड करने पर ध्यान दे रहे हो और यहां पर ऑप्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप समय लगा दोगे। अब देखो, 2 ऑप्शन में 3 है और यहां पर भी 3 है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं। अब यहां पर अगले डिजिट पर पता चल जाएगा 1 या 0, और जो मिल जाएगा 1 या 0 में से वही आंसर हो जाएगा। तो 17 3 51 बचे होंगे 3, और 3 के पीछे कौन आएगा, 0। अब 17 का डिवाइड 30 में कितनी बार गया, 1 बार, और 31 वाला आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अभी हमने आगे डिवाइड नहीं किया और आगे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है? तो उम्मीद है इन बातों का, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम में, और अगर ऐसे ध्यान रखते हैं तो आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन बोलता है भाई 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकते वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में किसकी विमाएं हैं, क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि अगर स्पेशली वर्ड यूज कर लेता है तो आपकी समझ में आ जाता है
कि भैया घन, घनाभ, बेलन, गोला हुआ, शंकु हुआ, तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाती हैं। लेकिन यहां पर उसने 3 डायमेंशन दे रखी हैं, और आप मुझे बताओ कि 3 डायमेंशन किसके पास होती हैं? कमरा भी बोल रहा है तो घनाभ के पास। किसके पास होती हैं? घनाभ के पास। और कमरे में कभी भी ध्यान रखना, कमरे में कभी भी आप सबसे लंबी छड़ रख सकते हो तो आपको लगेगा लंबाई की तरह, लेकिन लंबाई की तरह नहीं आएगी। आप बोलोगे चौड़ाई की तो वैसे भी कम होती है, ऊंचाई की तरह नहीं होगी भाई। आप बोलोगे कि 10 10 5 तो 10 मीटर, नहीं भाई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, गलत जवाब है। तो कितने मीटर होगी? अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो कमरे में जो विकर्ण होता है, एक कोने से लेके दूसरे कोने की तरफ, इस ऊपर वाले कोने से उसके सामने वाले नीचे कोने की तरफ जो विकर्ण होता है उसे बोलते हैं कि कमरे की सबसे लंबी लंबाई वही होती है, कौन सी? विकर्ण की। अब विकर्ण की होती है भाई, तो घनाभ का विकर्ण डायगोनल डी होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, अंडर रूट के अंदर एल बोले तो 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस बी बोले तो 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर से एच बोले तो 5, 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड किया अंडर रूट में 225, और 225 का वर्गमूल 15। तो भाई 15 मीटर लंबी छड़ सबसे ज्यादा इस कमरे के अंदर रखी जा सकती है। क्वेश्चन क्या तगड़ा था? नहीं था। कैलकुलेशन तगड़ी थी? नहीं थी। क्या टाइम टेकिंग था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन बस चीजें समझनी थी कि भाई पूछा क्या जा रहा है, और पूछा गया हमसे क्या? एक विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई हमने निकाल दी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम दोनों का क्रमशः 8 और 40 है। 8 और 40 दे रखे हैं भाई, ये एचसीएफ दे रखा है और ये एलसीएम दे रखा है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ के केस में, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो भैया कि कोई भी दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और वो पूछ भी क्या रहा है? संख्याओं का गुणनफल। क्या पूछ रहा है? संख्याओं का गुणनफल। अब मुझे बताओ कितने सेकंड का आप आंसर दे रहे हो या मैं ही दे दूं? भैया 8 और 40 इन दोनों का क्या करना है? गुणा, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। 8 इंटू 40 कितना हो गया? 320। और इतनी स्पीड में लगाकर अगले क्वेश्चन पर सीधे क्लिक कर जाना है जिससे समय खराब ना हो। अब अगला क्वेश्चन बोलता है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। बहुत अच्छी बात है। सीआई पर क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 10% पर उधार ले रहा है जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था, मतलब देना तो वार्षिक था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? तो मुझे दिया है ये क्या है? मिश्र धन, क्योंकि भैया जो धन चुकाया जाता है उसे बोलते हैं मिश्र धन, और जो धन उधार लिया जाता है उसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। तो मुझे मूलधन पूछा जा रहा है और मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 10% का डाटा समझते हैं हम। 10% का क्या मतलब है भाई? 1/10। इसके लिए बहुत बेहतर तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए, आप बहुत आसानी से सॉल्व करके आ सकेंगे अपने अगले आने वाले एग्जाम में, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप उसको क्रैक भी करेंगे। प्रिंसिपल पकड़ो तो 10% का मतलब 1/10। इसका क्या मतलब है कि अगर मूलधन 10 था तो उस पर 1 की ब्याज लगी होगी, और मिश्रधन कितना हो गया होगा? 11। अब तुम्हें 4 बार लगाना है तो इसकी पावर 4 लगा दो, 3 बार लगाना है तो इसकी पावर 3 लगा दो, 2 बार लगाना है तो इसकी पावर 2 लगा दो। मुझे 4 साल के लिए देना है तो भाई पावर 4 लगा दो। तो अब इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4। ठीक है भाई। अब यहां 10 की पावर 4 कितना हो गया? 10,000। और यहां पे 11 की पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 11 121, 121 का भैया स्क्वायर कर दो तो 121 का स्क्वायर होगा 142, और 4 146, 41 146 41 होगा।
अब यहां पर देखो, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 4 साल के केस में, और ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो भैया ये मूलधन और ये मिश्र धन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 21,961.5। अरे हाँ या ना, इससे ये कटा होगा कितनी बार भैया, तो एक के पहाड़े में 5 जो आता है वो 5 पर ही आता है, और पॉइंट लगा है तो लगभग 1.5 बार। कितनी बार कटा होगा, 1.5 बार। तो यहां पर अब आप कहेंगे कि सर आपको ये याद होगा, कैसे आइडिया ले लिया आपने, तो मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना। देखो 14 का 1.5 गुना कितना होता है, 21। तो 14,000 और 21,000 में क्या संबंध है कि 1.5 गुने का संबंध है, आइडिया लग गया। दूसरा, 6 के टेबल में 1.5 गुना कितना होता है, 9 होता है, तो आप बोल सकते हो 600, और 600 का 1.5 गुना 900। अब यहाँ ये 4 का मतलब क्या है, 40, 40 का 1.5 गुना 60, और ये 6 का मतलब 60 ही है, और 1 का 1.5 गुना 1.5 ही होता है, और ऊपर 1.5 ही है। दूसरी बात, 1 के टेबल में 5 कहां पे आता है, 5 पर आता है। दूसरी बात कि 14,000 से 21,000 तक मतलब 2 गुना तो नहीं पढ़ा जा रहा, 5 बार तो नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा गया है। क्या मतलब है कि एक बार से थोड़ा सा ज्यादा, और एक बार से थोड़ा सा ज्यादा जिसके लास्ट में 5 हो, तो अप्रोक्सन 1.5 दिखाई दे रहा है हमें। 14-21 के केस में भी 1.5 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1.5 हो गया। अब इस 10,000 की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें भैया कितने से गुणा करूंगा मैं, 1.5 से 10,000 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15,000 है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ये काटने का तरीका समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप अप्लाई करेंगे अपनी अगली कैलकुलेशंस में। आगे जो भी प्रैक्टिस करेंगे उनमें ऐसे ही काटने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में, अब यहाँ दौड़ करानी है भाई 400 मीटर लंबी और वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पर ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब ध्यान सुनिए, वो पूछना चाह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन दे रहा है हमें चाल से और चाल, ठीक है, और उस पाथ की लंबाई दे रखी है, उस रास्ते की लंबाई दे रखी है। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, कि पहले हमें अगर क्वेश्चन में समय पूछ रहा है तो हमें समय निकालना पड़ेगा, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि एलसीएम लेते हैं ऐसे केस क्वेश्चन में, कि जब मैं जिस क्वेश्चन में भैया घंटियां एक साथ मिलें, बत्तियां एक साथ जलें, या व्यक्ति एक साथ मिले, तो जहां पर भी एक साथ चलें मिलें जलें बुझें ऐसे केस हों, उस केस में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, पहले इनके समय निकाल लो, क्योंकि हमें समय का एलसीएम लेना है ना। तो अब ये 400 पहले वाले बंदे के लिए स्पीड दे रखी है 10 की, तो समय आ गया 40 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरे बंदे के लिए चाल दूरी 400 और समय चाल 16 मीटर प्रति सेकेंड, तो भैया इसका समय आ गया कितना, 25 सेकेंड। कितना आ गया, 25 सेकेंड। तो 40 सेकेंड के अंतराल पर वो चक्कर लगाएगा, एक चक्कर ये लगाएगा 25 के केस में, कितने पर, 25 पर, ठीक है। और दोनों उसी जगह पर फिर दोबारा कब मिलेंगे, जब दोनों के चक्कर कंप्लीट हो रहे होंगे। तो दोनों एक ही साथ चक्कर कंप्लीट करेंगे, उस समय पर वो दोनों मिल जाएंगे। अब उन दोनों को एक साथ कंप्लीट कराने के लिए भैया इनका एलसीएम ले लो, तो ये 5 से कितनी बार, 8, 5 से 5 बार, ठीक है। अब इन दोनों में डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 अट्ठे 40, पंजे कितना, 200। तो कितने सेकंड बाद, 200 सेकंड बाद वे उसी स्थान पर दोबारा दोनों के दोनों मिल जाएंगे। क्या किया हमने, कुछ नहीं, चाल दी थी, दूरी दी थी, चाल और दूरी का प्रयोग करके समय निकाल लिया, समय निकालने के बाद में उनका एलसीएम ले लिया और आंसर निकल कर आ गया। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें चाल दे रखी हो, तो पहले आप समय निकालिएगा, समय का एलसीएम लीजिएगा, और अगर आपको डायरेक्ट समय दे रखा है तो भैया आप फिर डायरेक्ट ही समय का एलसीएम ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलें अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि a अनुपात b बराबर 5:6 और b अनुपात c बराबर 6:7, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान ज्ञात करना है मुझे। कुछ नहीं करना है, इसमें कंबाइंड रेशियो बनाओ। अब कंबाइंड रेशियो में कैसे बनाऊंगा, इन दोनों अनुपातों में देखिए कौन कॉमन है, और कॉमन कौन नजर आएगा, b, क्योंकि भाई जो बीच में देखो a का संबंध b से है, b का संबंध c से है। अब दोनों को कॉमन, तीनों को जोड़ने वाला कौन है, तो बी जोड़ सकता है। बी बोलेगा ए से, कहते मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूं, और बी बोलेगा फिर सी से
कि भाई देख मैं तुझे भी किसी से मिलाना चाहता हूं, और दोनों को एक बार में मिला देगा, संबंध बन जाएगा, और बाकी अपन लोगों को तो दावत खाने को मिल ही जाएगी। तो कुछ नहीं करना भैया, बिचौंदिया को पकड़ो। किसको पकड़ो? बिचौंदिया, मीडिएटर को पकड़ो और उसको बीच में ही बिठाओ कि भाई तू बीच में बैठ पहले, तो तभी तो संबंध बनाएगा वो। तो बीच में बैठा दिया, एक तरफ ए, एक तरफ बी और एक तरफ सी, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं हम कि बी और बी दोनों जगहों पर सेम होना चाहिए। यहां पर बी कितना है भाई? 6, यहां पर भी कितना है? 6। और अगर सेम मिल रहा है तो आसान है हमारे लिए, क्योंकि बताता हूं मैं दोनों बातें। अगर अलग अलग होता तो क्या करते? तो आप ये काम कीजिएगा, ये 5 और ये 6। बी अगली बारी में कितना है? 6, और सी कितना है? 7। तो अब यहां देखिए, बी अगर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर अलग अलग होता तो ये जो खाली जगह नजर आ रही हैं, मैं अगले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि इन फ्यूचर अगले आपके एग्जाम में आपको अलग अलग नंबर दे दिए, तब आप कैसे करेंगे। यहां तो सेम नंबर थे बी के लिए, काम हो जाता, लेकिन अलग अलग मिल जाते तो क्या करते? इन खाली जगहों में इनके बगल वाले को लिख दो। तो यहाँ कौन? 6, यहाँ कौन? 6, यहां से ये 30, यहां से ये 36, गुणा करना होता है इनका, और यहां से ये 42। अब इन सबको 6 से काट दोगे तो ये 5, ये 6 और ये 7। यही लौट के क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ 6 6 दोनों में सेम था, तो 5 6 7 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। क्लियर है? दूसरी बात, आप एक और तरीके से बना सकते हैं कि जब बी सेम नहीं हो तो सेम करना होता है, और सेम करने के लिए क्या करोगे? गुणा। अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 6 होता, तो यहाँ बी को कितना बनाने के लिए? 6 बनाने के लिए किससे गुणा करता? 2 से। तो 2 से गुणा पूरे रेशियो में हो जाता, डायरेक्ट रेशियो बन जाता। पर फिलहाल तो इस क्वेश्चन में दोनों जगहों पर भी समान दिया है, तो आप ए बी सी इन तीनों का रेशियो डायरेक्ट लिख सकते थे 5:6:7। अब क्या चाहिए उसको? अब उसको चाहिए ए प्लस बी। ए की जगह पर ए का वैल्यू पुट करो, बी की जगह पर बी का वैल्यू। बी प्लस सी, बी की जगह पर बी का वैल्यू और सी की जगह पर सी का वैल्यू। सी प्लस ए, तो सी की जगह पर सी का वैल्यू और बी की ए की जगह पर ए का वैल्यू। अब ये कितना हो गया? 11, ठीक है भाई। ये कितना हो गया भाई? 13, ठीक है भाई। और ये कितना हो गया? 12। तो 11 13 12 ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 और 6 11, 6 और 7 13, 7 और 5 12। इन तीनों का कंबाइंड रेशियो बनकर आ गया। बताओ, कोई मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, बिल्कुल भी डरिए मत। बड़े तमीज से, बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली के साथ आप एग्जाम देकर आओगे और पूरे मैथ्स के 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। आप बस इन प्रैक्टिस सेट्स को ढंग से देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ भी चीजें उससे रिलेटेड होंगी मैं उनको भी साथ के साथ बताता रहूंगा, जिससे आपका समय भी और आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है भाई। फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, 15% अधिक अंकित कर रहा है किससे? क्रय मूल्य से। तो ये परसेंट की कहानी सुनो, ये परसेंट बयां करता है कि आपको किसको मानना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या सवाल में यही होती है कि मुझे मानना क्या है। मानना क्या है, इस बात को कैसे भैया हम ढूंढें, कैसे पता करें? तो परसेंट बताएगा कि बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 15% अधिक। तो ये 15% किसका है? क्रय मूल्य का। किसका है? क्रय मूल्य का। तो आप क्रय मूल्य लेट कर लीजिए 100। अब इससे 15% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा? 115। ये क्या बन गया मेरा? अंकित मूल्य। अब इस पर मैंने किसकी छूट दे दी? 20% की, क्योंकि मैं छूट हमेशा दूंगा तो किस पर दूंगा? अंकित मूल्य पर। ध्यान रखिए, दिमाग में फीड कर लीजिए आज से कि भैया मैं जब भी छूट दूंगा तो किस पर दूंगा? अंकित मूल्य पर। अब यहाँ 115 पर 20% की छूट दे दी मैंने, तो 11.5 दूनी 23। कितनी भैया? 23 की छूट मिल गई मुझे। और 115 पर मैं 23 की छूट देता हूं तो कितने का बेचूंगा? 92 का। कितने का बेचूंगा? 92 का। ये मेरा एसपी हो गया भाई। 115 पर 20% की छूट बनी 23 की छूट दी तो बेच दिया कितने का? 92 का। खरीदा कितने का? 100 का। बेचा कितने का? 92 का। कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 8% का नुकसान हो गया भैया। मेरा सेकंड आंसर क्या हो गया? एकदम सही। अब मुझे बताओ, क्या ये टफ क्वेश्चन था? नहीं था। लैंग्वेज जरूर उसकी अलग थी, आपको लगेगा कि सर ये क्या ही था, कुछ नहीं था। आपके लिए हर क्वेश्चन आसान होता है, परसेंट का क्वेश्चन हो वो तो बिल्कुल भी आसान होता है। क्यों होता है? कि जब भी परसेंट चले तो उस परसेंट को देखिए कौन कौन लिंक कर रहा है।
परसेंट को लिंक करने वाला था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का 15% था और जो अधिक अंकित करके अंकित मूल्य बना था, तो मानना हमें उसको है जिसके साथ तुलना की जा रही है। तुलना की जा रही थी 15% की क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य को हमने 100 लेट किया। अधिक बोलता है तो अधिक अंकित कर दो, कम बोलता है तो कम कर दो, गुना बोलता है तो आप गुना कर सकते हो, जो बोले बस वो कर दो उस लैंग्वेज के साथ, तसल्ली के साथ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है। अब बताइए क्षमता किसको बोलते हैं, आप इस जगह पर कंफ्यूज होंगे, तो भैया क्षमता बोलते हैं आयतन को। किसको बोलते हैं? आयतन। अब बात कर रहा है बेलन की, तो बेलन का आयतन उठा लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r का वैल्यू कितना हो गया? 16। आर का वैल्यू कितना हो गया? 8। आर का वैल्यू कितना हो गया? 8। अब वैल्यू पुट करो भाई। आयतन की वैल्यू दी है तो आयतन की जगह पर रखिएगा। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू उसकी जगह, जिसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह पर नहीं रखी जाएगी। क्लियर है? अब पाई का वैल्यू कितना हो गया भाई? 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो 8 × 8 स्क्वायर है, और इंटू एच। एच कौन है? गहराई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। टंकी को ऊपर से देखोगे तो गहराई हो गई, नीचे से टंकी देखोगे तो ऊंचाई हो गई, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। चलो भाई, अब यहां पर कैंसल आउट करने की कोशिश करो। 22 से 44, अरे हाँ या ना, 2 बारी 44 से 12 123 हो गया, अरे हाँ या ना, तो 22 पंजे 110 हो गया, 13 और 2 22 छिक्के 132 हो गया। 64 से ये कितनी बार? 4 बार, 7 चौके 28, तो 28 मीटर इस टंकी की क्या आ गई? गहराई आ गई। कितना बड़ा क्वेश्चन था? कुछ नहीं था। टाइम किस में लगता? काटने पीटने में। काटने में अगर तुम्हारी स्पीड है तो तुम सारा समय बचा सकते हो। बताओ मुझे कि मैथ्स ने आपसे क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। जितना भी करने को टाइम लगेगा वो आपको इसको कैंसिल आउट करने में लगेगा। तो आप 22 से नहीं काट सकते हैं तो पहले 8 से काट लीजिए, फिर 8 से काट लीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, पर काटिए थोड़ा स्पीड में। भैया मैंने 22 से भी काटा लेकिन टाइम नहीं लिया। मैंने यहां पर इस तरीके से नहीं काटा कि 22 का भाग यहां 56 32 में कर रहा हूं मैं, और ये 2 बारी 44 काफी अच्छे, 12 और ये 3। ऐसे सुंदर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है भाई, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप तमीज से 22 का टेबल इसी तरीके से पढ़िए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है, एसएससी जीडी के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं हमें 15, सॉरी एलसीएम दे रखा है एचसीएफ का 15 गुना। एलसीएम है भैया एचसीएफ इंटू 15, और बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 112। एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का योग दे रखा है 112। चलो भाई ये भी सवाल हो गया। अब बोलता है एक संख्या 49 है और दूसरी संख्या चाहिए उसको। कुछ नहीं करना, तमीज के साथ यहां एलसीएम की वैल्यू पुट कर दो, h इंटू 15 और प्लस h और बराबर 112। ये हो गई 16h, 15h और h 16h बराबर 112। अब यहाँ 16 से इसको काट दो 7 बारी, तो मासा कितना निकल कर आ गया भाई? 7 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? 7। अब एचसीएफ 7 हो गया। चलो भाई यहाँ 7 लिख दो। तो एलसीएम कितना हो गया? 105। कितना हो गया? 7 इंटू 15 105। और हमें अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हम पहले भी एक क्वेश्चन में ये बात पढ़ चुके थे। तो भैया एलसीएम 105 एचसीएफ 7 इन दोनों का गुणनफल हो गया, और बराबर किसके होगा? दो संख्याओं के गुणनफल के। और एक संख्या में दी है 49, दूसरी संख्या में निकालनी है तो भैया क्या मान लो? बी। ठीक है भैया, मान लो बी, मान लो एक्स, मान लो वट एवर, जो भी मानना है। 7 से कितनी बार? 7 बार। 7 से कितनी बार? 15 बार। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई मुझे? 15। कितनी मिल गई? 15। 15 टिक कीजिए, निकल लीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, जो उसने बोला हमने उसका प्रयोग किया। एचसीएफ निकाला, एचसीएफ से एलसीएम निकाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देन कैलकुलेशन, आंसर निकल कर
आ गया। चले अगले क्वेश्चन पर। आ गया भैया, अगले क्वेश्चन आ गया। हाँ जी आ गया। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी है। मुझे बताओ, इस सवाल के लिए भी आपको आदमियों की जरूरत है। 80 से 64 हो गया, कितनी कमी आ गई भाई? 16। कितने पर आ गई? 80 पर। पूछा करो कमी या ज्यादा किसमें, कि कितना, क्या पूछना है हमें, कितना अपॉन किससे, और इनटू कितना, 100% बनाने के लिए। तो कितना कम हुआ? 16 कम हुआ। किससे कम हुआ? 80 से कम हुआ। आवाज आएगी, क्वेश्चन खुद जवाब देगा। देखना, विश्वास नहीं है आप पूछ के देखो, हमें कितना कम हुआ? 16 कम हुआ। 80 से 64, 16 कम हुआ। किससे कम हुआ? 80 से। किससे? 80 से कम हुआ। और गुणा कितना? 100। 16 से 5 बारी, 5 से 20 बारी। इस क्वेश्चन का आंसर 20%। क्या है बताइए? क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन है? नहीं है। तो भैया अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। हमें फिर इसको देखने में थोड़ी लगाना है हमें, है ना। क्या लिख रहा है भाई? संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है। बहुत अच्छी बात है। फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ही आपत्ति थी? देखो 350 था, ठीक है भाई 350 था। 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितने परसेंट हो जाएगी? 120%। कितनी हो जाएगी? 120%। फिर 25% की कमी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 75%। कितनी हो जाएगी? 75%। तो आप ऐसे कर लीजिए, 350 इंटू 120% का मतलब बटे में 100, और 75% का मतलब 75 बटे 100। भाई 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 4 पंजे 20 नहीं होगा, 5 से काट दो इसको भाई 70 बार। ठीक है, तो अब ये 70 इंटू 6 इंटू 3 बटे 4। ठीक है, अब 2 से काट दो इसको 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 35 बार। 35 इंटू 3 105 दिया 315। कितना हो जाएगा? 315। अब यहाँ पर सारा जो कुछ भी था वो कैलकुलेशन था। अब इसको आप तमीज से एक और तरीके से कर सकते हो, तसल्ली से, डर नहीं लग रहा हो तो आराम से। कैसे भैया? कि 350 पहले 20% की वृद्धि करनी है, तो 350 का 20% कितना होता है? 70। 70 की वृद्धि करता हूं तो कितना हो गया? 420। कितना हो गया? 420। अब 420 हो गया, अब 25% की कमी करनी है, तो 420 का 25% निकाल लो। अब 420 का 25% कितना होता है? 105। कितना होता है? 105। 25% का मतलब 1/4, और 1/4 निकालोगे 420 का, तो 400 का 100, 20 का 5, 105। 105 इससे कम करोगे भैया तो कितना बचेगा? 315। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और तो भी टिक करके आप निकल गए तो भी आपका आंसर वही रहेगा। तो आप जैसे करना चाहो ऐसे कीजिए, ऐसे करना चाहो ऐसे कीजिए, बस कर लीजिए, कैसे भी करके कर लीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। बहुत बढ़िया। एक वस्तु का मूल्य 35 है और शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ये बताओ मुझे भाई? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 89। तो इन सभी का जो योग रहा होगा वो कितना रहा होगा? कुल मूल्य जो रहा होगा 89 इंटू 10। एक के हिस्से में 89 है तो 10 के हिस्से में कितना रहेगा? 890। कितना रहेगा? 890। इनमें से एक संख्या चली गई और उस संख्या का मूल्य कितना है? 35। तो 35 वाली संख्या एक चली गई भैया, एक संख्या को हटा दो, एक वस्तु को हटा दो। अब एक वस्तु चली गई, जा तुझे जाने दिया, तू भी क्या याद करेगी। चलो भैया उसको जाने दो, तो चली रही जा रही है तो जा भाई, तू अपने 35 लेके जा, दिमाग खराब मत कर। तो 850 में से 35 हटा दो। ठीक है भाई, कितना बचा होगा? 890 में से 35 घटाता हूं तो कितना बचा होगा? 855। अब 855 बचा होगा, हाँ या ना? अब ये 855 जो बचा है ये कितनों के लिए बचा है भाई? तो 855 बचा है 9 के लिए। कितनों के लिए? 9 के लिए। अब 9 का भाग कर दो इसमें। अब 9 का भाग करता हूं भाई मैं इसमें, तो 9 9 81, 4 5 95। कितना आ गया? 95। तो बाकी की 9 संख्याओं का एवरेज क्या रहा होगा? 95। अब देखो उधर इसको और कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 89। तो कायदे से जो जाना था उसके हिस्से में भी कितना होना चाहिए था? 89। लेकिन वो लेके कितना गया? 35। कितना छोड़ के गया हमारे लिए? तो 89 में से 35 को माइनस कर दो। मेरे हिसाब से 54 छोड़ के गया। कितना छोड़ के गया? वो 89 लेके जाना था उसको, क्योंकि हर एक का औसत 89 है, तो हर एक के हिस्से में 89 आना चाहिए, तो 89 लेके जाना चाहिए। लेकिन बेचारा 35 लेके गया। वो संख्या जो थी, जो वस्तु थी, उसका मूल्य 35 रुपया था। मतलब उसका मूल्य सही मायने में कितने रुपए हमारे लिए छोड़ गया?
54। अब ये 54 रुपये जो बच रहे हैं और तुम्हारे सामने कितने लोग बच रहे हैं, 9। अब वो 9 के 9 क्या करेंगे कि भाई साहब के आया है तो सब में बटेगा, और सब में बटेगा तो 54 रुपया को सब 9 के 9 लोग ले लेंगे। तो कितना कितना ले लेंगे भाई, 6। तो 89 और 6 कितने होते हैं, 95। कितने होते हैं, 95। तो इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये बेसिक फॉर्मेट था, ये इसका थोड़ा सा ठीक ठाक समझने वाला फॉर्मेट था। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की वार्षिक रूप से गणना की जाती है तो राशि क्या है। अब ध्यान से सुनिए, 8% वार्षिक है, चलो भाई। अब ब्याज हमें लगाना कैसे है, अर्धवार्षिक। यहां पर सीआई में इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है आपका सीआई का। पहले क्वेश्चन में सीआई के में हमने प्रिंसिपल और अमाउंट के लिए पढ़ा था, अब इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस के लिए पढ़ेंगे और एक ही आसान तरीके से हम निकालेंगे। उसी तरीके से तो मैं आपको 2 तरीके दूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के। क्या करना है कि भाई अर्धवार्षिक लगाना है तो रेट आधी कर लो, कितने परसेंट हो गई, 4। अब 1.5 साल में मैं 6 महीने के हिसाब से लगाऊंगा तो ब्याज कितनी बार लगाऊंगा, 3 बार। भाई 6 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर लगाऊंगा तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगी, 3 बार। 4% का मतलब हो गया 1/25। अब साधारण ब्याज का फंडा समझो, चाहे अर्धवार्षिक लगाओ चाहे वार्षिक लगाओ, उसके टोटल अमाउंट पर, टोटल प्रिंसिपल मतलब टोटल ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 4% से 3 बार लगाओ, चाहे 8% से 1.5 साल के लिए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 12% ब्याज मिल ही जाएगी। चलो भाई, अब 1/25 मिल चुका है हमें, अरे हाँ या ना। तो हमें यहां पर क्या करना है कि सेम वही प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो पहले स्टार्टिंग में मूलधन 25, ब्याज लगकर 26, दोबारा में 625, तो भाई वर्ग कर दो दूसरी बार के लिए, और यहाँ पे कितना 676, ठीक है। तीसरी बार में तो यहाँ क्यूब कर दो, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, और यहाँ 26 का क्यूब कर दो तो 26 का क्यूब कितना होता है, तो 26 का क्यूब भैया 17,576 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ मुझे सीआई मिली इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो भाई। 76 में से 25 गए तो 51, ठीक है। यहाँ 75 में से 56 गए तो कितने बचे भाई, 75 में से 56 गए तो आपके बचे होंगे 20 और 19, ठीक है। तो सीआई आ गई हमारी 1951, ठीक। अब ऐसा ही चाहिए। अब ध्यान सुनो, ये मूलधन, मूलधन पर ये लगी ब्याज, तो ये होती है एक बार की एसआई। क्या होती है, एक बार की एसआई। अब एक बार की एसआई 625 है, तो 3 बार की एसआई कितनी हो जाएगी भाई, तो 3 से गुणा मार दो इसमें, तो 3 से गुणा करते हो तो 1875, कितनी हो जाएगी, 1875। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, तो 1951 में से 1875 को माइनस कर दो, 1951 में से 1875 जाएंगे तो 25 और 51 76, कितना आया डिफरेंस, 76। अब ध्यान से देखो कि 76 यूनिट का डिफरेंस आया सीआई और एसआई में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 228। भैया 76 का वैल्यू 228 लिखा। पूछ क्या रहा है भैया, ब्याज की राशि क्या है, और राशि कौन होती है, मूलधन, और मूलधन पूछ रहा है मतलब किसकी वैल्यू, 15,625 की। तो भाई 15,625 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इससे ये कितनी बार कटा होगा, 3 बार। 3 इंटू 15,625 कर लो भाई, तो 46,875, ठीक है, 46,875 है क्या, कोई ऑप्शन डी। तो भाई 46,875 यहां लिखा हुआ है आपका, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही। तो पहला तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका जो मेरा पसंदीदा तरीका था वो ये था, मैं ऐसे ही करता हूं। दूसरा तरीका सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। डिफरेंस वो भी कितने साल का, 3 साल का। अब ये डिफरेंस का 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब मूलधन, R/100 और इसका स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखोगे आप, 300 प्लस R और अपॉन में कौन, 100, ये लिखोगे। अब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस 228, बहुत अच्छी बात है। मूलधन मुझे पता ही नहीं है, R का वैल्यू कितना भैया, 4, 4/100 कितना हो गया, 1/25, 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, इंटू 300 प्लस R का वैल्यू 4,
तो कितना हो गया होगा 304/100, यही हुआ होगा। अब इन सबको काट दो आप, किससे पहले इस दोनों को काट दो भाई 4 से, ठीक है। 4 से ये 76 बार और 4 से ये 25 बार, अरे हाँ या ना, 4 से 76 बार और 4 से 25 बार। 76 से इसको कैंसिल आउट कर दो 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब मूलधन बराबर क्या होगा 3, ठीक है। बटे से गुणा में जाएंगे 625 और बटे से 25 भी गुणा में जाएंगे तो इंटू 25। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई, तो 625 इंटू 25 15,000, 625 इंटू 3 तो 46,875 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फॉर्मूले से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कम क्यों बेहतर है, ये इसलिए बेहतर है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रैक्शन में मिल गया तो आप इससे करते समय कैलकुलेशन बढ़ा लोगे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जितनी है उतनी ही लगनी है, चाहे फ्रैक्शन में मिले चाहे फ्रैक्शन में ना मिले। चलिए अब चलते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को देख लीजिए तमीज और तहजीब के साथ। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात। अब ध्यान रखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के हर सेट में पूछा गया है कि 7, 5, 3 के चौथे समानुपाती और 7, 13 के तीसरे समानुपाती। इसके लिए फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, तमीज से क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आप जो भी बोल रहा है उसके साथ समानुपात के फॉर्मेट में लिखो। 7, 5 और 3 का चौथा, तो भैया यहां प्रोपोर्शन लगाओ। चौथे नंबर पर पूछ रहा है तो x लिखो, पहले और आखिरी का गुणा 7x, ठीक है, और इन दोनों का गुणा 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15/7, तो ये तो कहानी हो गई। अब 7 और 13 का तीसरा समानुपाती चाहिए, तो 7:13 समानुपात 13 और अनुपात x, ठीक है भाई। तो 7 का जो 13 से रेशियो वही 13 का किसी तीसरे नंबर से रेशियो। अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x इंटू 100 इक्वल्स टू 169, x का वैल्यू 169/7। अब इन दोनों के बीच में रेशियो ले लो, तो 15:169 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, 7 से 7 कट जाएगा, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना दोबारा से, अगर यहाँ द्वितीय अनुपात पूछ रहा होता तो मैं x को यहाँ लिख देता, बाकी के तीसरा चौथा नंबर यहाँ आ जाता, ठीक है। ऐसे ही अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा होता तो मैं x को यहाँ लिखता, ये 3 इधर आ जाता। अगर प्रथमानुपात पूछ रहा होता तो x को पहले नंबर पर लिखता और बाकी सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता। तो भाई x:7 समानुपात 5:3। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने नहीं पड़ेंगे फॉर्मूले, तमीज से देखिए, तमीज से सीखिए और सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, और ये हर सेट में पूछा गया था एसएससी जीडी के में, एक सेट में। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन, ए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पर 2-2 करके लोग थे। तो कुछ नहीं करना, ए भाई 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम, कितना हो गया भाई 30, ये कितना 3, ये कितना 2। अब ये क्या बोलता है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, भाई अकेला ही कर रहा है, तो बी कितने करता है 2, और 3 दिन में कितने कर लेगा 6। कितने कर लिए इसने, दिमाग में लोड नहीं लेना होता है। बी एक दिन में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3 कर रहा है, और दोनों को कराना है या एक को कराना है, जैसा बोलता है वैसा आप कर दीजिए। उसने बोला बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो भैया बी अकेला 2 करता है, 3 दिन में कितने कर लिए 6। मेरे पास काम कितना था 30, अब 6 हो गए, बचे कितने 24 काम बच गए भाई। अब 24 काम किससे कराने मुझे, ए से। किससे कराने, ए से। ए भैया कितने करते हैं 3, कराने कितने हैं 24, 3 के हिसाब से 24 काम कितने दिन में 8 दिन में। मुझे बताओ क्या ही सवाल था और क्या ही कैलकुलेशन थी, 3 के हिसाब से 24 काम कितने दिन में 8 दिन में भैया। तो ए जो है वो अकेला बचे हुए काम को 8 दिनों में कर लेगा। भाई मैं एक दिन में 3 करता हूं, 24 करने 8 दिन लग जाएंगे। बताइए मुझे क्या था इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तो पूरी यात्रा की औसत चाल चाहिए। मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहां से यहां तक लौट कर आ रहा हूं y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और अगर ऐसा केस हो जिसमें सेम डिस्टेंस को आप अलग अलग चालों से तय कर रहे हो दो बारी, तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होती है, औसत चाल जो होती है आपकी, वो होती है कितनी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और ये हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो करना कैसे भाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना 70, ठीक है, y का वैल्यू कितना 90, अपॉन भाई दूसरी चाल 90 है, और अपॉन में x प्लस वाई मतलब 70 प्लस 90, ठीक है भाई। अब यहां से सॉल्व करो तो 2 इंटू 70 इंटू 90 बटे 160, ठीक है, 0 से 0, 2 से कितनी बार 8 बार, ठीक है। अब 2 से फिर काट दो भाई इसको 45 बार, और 2 से ये 4 बार। अब 45 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो तो 45 इंटू 7 होते होंगे 315, अरे हाँ है ना, और अपॉन में कौन 4। अब 4 का डिवाइड कर दो इसमें, तो लगभग कितना 80 से कम रहा होगा, 78.75, कितना 78.75, ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो भैया यहाँ डिवाइड करके 78.75 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड निकल कर आएगी। अब आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने पूरी क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा, आपने स्पीड पर भी देखा होगा, आपने स्पीड पर भी काम करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, एक और प्रैक्टिस सेट जो जल्दी ही लेके आएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए तो मैं उसको डेली लाना शुरू कर दूंगा। जितनी आपकी कमेंट आएंगी उतना ही मैं इस पर काम करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कितना सीखने को मिला और क्या क्या आप सीखे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।